हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का वीडियो जो है साइंस विज्ञान मीन्स विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सके, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन को लेके। उम्मीद है आप सभी घर में बेहतर होंगे इस कोरोना पीरियड के टाइमिंग में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला बेहतरीन है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पास, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था? मतलब हार्ट का जो है ट्रांसप्लांट सबसे पहले कहाँ गया है, कहाँ किया गया था, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो ये जो किया गया था 1967 में, और कब? 3 दिसंबर 1967 में ये किया गया था। ठीक, यदि हम इसके करने की श्रेय की बात करें, ये किसने किया था, तो इसको जो करने का श्रेय जाता है उसको जाता है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था दोस्तों? सबसे पहले जो है हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और कब किया गया था ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पास कब किया था, तो बताना हमको 3 दिसंबर 1967 में ये किया था। ठीक है, और कहाँ पास किया था ये भी ध्यान रखेंगे। जो अगर पूछा जाएगा यहाँ पास कि ये कहाँ किया गया था, तो ये जो किया गया था ये केप टाउन में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? ये केप टाउन में और किया गया था। और केप टाउन कहाँ पास है? तो केप टाउन आप सभी को मालूम होगा, तो ये जो है साउथ अफ्रीका में है ये। ठीक, केप टाउन कहाँ स्थित है? ये साउथ अफ्रीका में। इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि भाई ये तो हो रही तभी पूरे विश्व की बात हो रही है। ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो कब किया गया था? हमने बताया यहाँ पास 1967 में। यदि हमसे यही पूछ देता कि भाई इंडिया में सबसे पहले जो है हृदय ट्रांसप्लांट कब किया गया था, तो हमको बताना है कि इंडिया की बात आती है तो ये हो जाएगा 3 अगस्त। ठीक है, इंडिया की बात आती है तो हमको लगाना है यहाँ पास 3 अगस्त को, जो है 3 अगस्त 1994 में, 3 अगस्त 1994 में सबसे पहले जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक, हृदय का प्रत्यारोपण। और इसके करने का श्रेय जाता है किसको? वी वेणुगोपाल को, सॉरी पी वेणुगोपाल, है ना। इसके करने का श्रेय जाता है पी वेणुगोपाल को। इसके करने का श्रेय जाता है हृदय ट्रांसप्लांट का। ठीक, इसको ध्यान में आप रखेंगे। सन बता दिया हूँ मैं, डेट बता दिया फिक्स यहाँ पास। और अच्छा है यहाँ पास इसका स्थान भी रखेंगे। ये जो काम किया था, मतलब हृदय ट्रांसप्लांट का काम हुआ था सबसे पहले जो है कब की बात है ये? तो 3 अगस्त 1994 की बात है। कहाँ किया गया था हमको बताना है? भारत में। और भारत में कहाँ पास? तो ये दिल्ली में। ठीक, ऑब्जली मैं यहाँ पास भारत ही बता रहा था पास, तो इसको ध्यान रखेंगे, भारत की दिल्ली में ये किया गया था। ठीक है, ट्रांसप्लांट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास है वो है, कौन सा सीरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय में लाता है? ठीक है, यहाँ पास कौन सा सीरा जो है फेफड़ों से शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त को हृदय में लाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पास क्या क्या दिए इसमें, रीनल सीरा, फफूसी सीरा, वेन कावा या फिर हेपेटिक सीरा। यदि हम हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट जो होता है ये 4 चेंबर में बटा होता है। कितने चेंबर में? 4 चेंबर में। ठीक है, यदि हम ऊपरी चेंबर को ले तो ऊपर वाला जो हमारा चेंबर्स होता है ये वाला, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? आलिंद, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो भाई इसी को जो है इंग्लिश में कहा जाता है क्या चीज़? जल्दी बताएंगे। अरे, आर्ट्रियम कहा जाता है ना, आर्ट्रियम इसको कहा जाता है। नीचे में हमारा क्या होता है? नीला, जिसको क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकल। ठीक, आलिंद नीलय, आलिंद नीलय। ये वाला हमारा जो होता है बायां, बायां क्या कहा जाता है? लेफ्ट पोर्स। ठीक, ये हमारा लेफ्ट पोर्स हो गया, और ये हो गया हमारा दायां पोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध रक्त आता है वो किससे आता है? तो ये जो आता है इस प्रकार से, ये पल्मोनरी सीरा से आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फफूसी सीरा भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पास देखिए ये किस में आ रहा है ये? तो ये जो आ रहा है ये बायां वाले पोर्स में आ रहा है यहाँ पास, है ना, लेफ्ट पोर्स में आ रहा है। लेफ्ट पोर्स मीन्स लेफ्ट ऑलिन, लेफ्ट आर्टिया में आ रहा है ये। ठीक, लेफ्ट आर्टिया से ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सटीक बैठेगा किसके साथ में चला जाएगा? ये चला जाएगा फफूसी सीरा के साथ में, है ना, ये चला जाएगा फफूसी सीरा के साथ में। इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक, ये समझ में आ गया ना? नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने जरूर देंगे, जो भी डाउट होगा उसको अच्छे से क्लियर करूंगा फिर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पास हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट की बात करें यहाँ पास, हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर्स में बटा होता है। ठीक, कितने चेंबर्स में? ये 4 चेंबर्स इस प्रकार से बटा होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा होता है वो होता है
एओर्टिक, ये हमारा होता है वेंट्रिकल, ये है भाई हमारा एओर्टिक, ये होगा वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट पोर्स और ये हमारा राइट पोर्स होता है। ठीक, लेफ्ट पोर्स और ये राइट पोर्स। ठीक, तो हमारा जो हार्ट्स होता है ये वाला ना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मतलब कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है इसमें ज़्यादा कंटेंट होता है इसमें, इसी में किसमें, लेफ्ट वाले पोर्स में। लेफ्ट वाले पोर्स में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेंट होता है। तो यहीं पर भाई सिंपल सी बात है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेंट होगा वही क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है ना, शुद्ध रक्त की बात यहाँ से पूछा गया है। मैं आपको क्या बताया यहाँ पास कि भाई जहाँ पास ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेंट होगा वहीं पास क्या होता है, शुद्ध रक्त होगा। ठीक, तो हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्स होता है ना, लेफ्ट वाला जो पोर्स होता है उसी में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा कंटेंट होता है। ठीक, ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो यही जो है हमारा लेफ्ट वाला पोर्स क्या होगा, शुद्ध रक्त इसमें प्रभावित होगा। और लाता कौन है, ये जो लाने का काम करता है पल्मोनरी। ठीक, पल्मोनरी सिरा, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, फफूसी सिरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर किस में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फफूसी सिरा में जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पर देखिए ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पास ईसीजी सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यदि हम ईसीजी की बात करें तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसी से कि भाई ये तो हो गया ईसीजी, अब ये क्या होता है, ईएफजी। ठीक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफेनोग्राम्स। ठीक, ईएफजी, इसको ध्यान में आप रखेंगे। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पास ईसीजी की बात हो रही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। तो हम सभी को मालूम है कि भाई जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये क्या करता है, हृदय स्पंदन की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है ये। ठीक है, कह सकते हैं हृदय स्पंदन से संबंधित एक मापन है, ये मापन का कार्य करता है ईसीजी जो है। तो हमसे पूछा क्या है कि यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये जो विकसित किया गया था किसके द्वारा विकसित किया, जल्दी से बताएंगे इसमें, जल्दी जल्दी। हाँ चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम एंथोमैन इसको जो है विकसित किया गया था। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, ये रिलेटेड किससे है, तो ये जो रिलेट होता है हार्ट से संबंधित है, ये हार्ट से संबंधित है। तो इस सभी फैक्ट को आप कॉपी में बिल्कुल नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, अच्छा जो मैंने आपको जस्ट भी बताया था, क्या बताया था जी भाई, मैंने बताया था कि भाई ये ई एफ जी क्या होता करके ना, ये ई जी नहीं होता है बल्कि क्या होता है, ये ई ई जी होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पास इलेक्ट्रो इन्फेनोग्राम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ई एफ जी नहीं होता, ई ई जी होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, एस ए नोड कहाँ पर स्थित होता है। यदि हम एस ए नोड की बात करें तो सबसे पहले हमारे ये जान लेते हैं कि भाई एस ए नोड होता क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा। उसके पश्चात जो भी यहाँ पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसको यहाँ पास ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं एस ए नोड होता क्या है। देखिए हम, यदि मैं देखिए थोड़ा स्पीकर बना के आपको क्लियर कर दूँ, ये क्या होता है हमारा हार्ट हो गया। ठीक, 4 चेम्बर में बटा होता है, तो हम सभी को मालूम है। ठीक है, ये हमारा कौन सा पोर्स होता है, तो लेफ्ट पोर्स, ये हो गया हमारा राइट पोर्स। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से इसकी ये वाले पोर्स में, इस वाले भाग में, राइट वाले भाग में एक समूह जैसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्लस्टर बोलते हैं। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, एस एन नोट इसको कहा जाता है। ठीक, तो एस एन नोट को कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है हमारे हृदय के आवेग को क्या करता है, उद्दीपित करता है ये। ठीक है, आपको ध्यान पता हो गया ना अब यहाँ पास ये कौन से पोर्स में होता है, तो होता है ये राइट पोर्स में ये होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो उसको जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे मुझे, ताकि जो भी आपके शंका हैं, डाउट्स है, उसको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं और खुद भी समझ सकूं। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सी बात की, राइट वाले पोर्स की। तो एस ए नोड कहाँ पर से, तुमसे क्या पूछा, तो क्या बताएंगे यहाँ पास, तो एस ए नोड होता है। अब देखिए यहाँ पास एस ए नोड की बात हो रही है ना, एस ए नोड की बात हुई, जैसे कि हमने आपको फिगर में क्लियर किया था है भाई एस ए नोड कहाँ स्थित होता है। मैंने आपको बताया कि हमारा एक लेफ्ट होता है दूसरा राइट होता है। तो राइट आलिंद में होता है, तो किसके साथ चला जाएगा ऑप्शन यहाँ पास, दायां आलिंद में, यही करेक्ट बैठेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। पेज मेकर मतलब समझ में आ गया, नो डाउट, बिल्कुल सही। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास श्वेत रक्त कोशिकाएं कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पास यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हम 2 टाइप्स में होते हैं, पहला हमारा होता है WBC और दूसरा होता है RBC। ठीक है, तो यहाँ पास फिलहाल WBC की बात हो रही है। भाई इसका कार्य क्या होता है, भाई जो ब्लड हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, यदि उसके कार्य को हमको पता ही नहीं है तो हमारी स्टडी करने का मतलब ही क्या फिर है। तो इसके जो कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वो बिल्कुल हमको बेसिक तरीके से ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान हमको रखना चाहिए वहाँ पास।
तो फिलहाल यहाँ पास बात हो रही है WBC की। ये कार्य क्या करता है? यदि हम RBC की बात करें, किसकी बात करें? RBC, तो भाई RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक, ये सभी जो है कंटेंट हमको याद में रहना चाहिए, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है? पिगमेंट होता है, उसी वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड दिखाई देता है, उसे रेड दिखाई देता है। तो यहाँ पास देखिए श्वेत रक्त इसमें क्या होता है, चलो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पास श्वेत रक्त जो होता है ये हमारे शरीर में एक सैनिक मतलब सोल्जर ब्लड के नाम से इसको जाना जाता है। पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा, क्या बताएंगे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं को जो है सोल्जर ब्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक, रक्त कोशिकाएं रक्त सैनिक के नाम से जाना जाता है, इसको क्या बताएंगे? रक्त सैनिक के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये हमको क्या करे? सैनिक का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। हमको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है वहां पास, मतलब कर सकते हैं वो हमको संक्रमण से बचाता है। इस नाम से ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, न कि ऊर्जा स्रोत के रूप में, न कि थक्का जमाने में, न कि ऑक्सीजन का परिवहन करने में। हाँ, यदि यहाँ पास RBC की बात होती या RBC का कार्य क्या होता है हमसे ये पूछा जाता, तो हम यहाँ पास क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन लगाते हैं, क्योंकि RBC क्या करता है? इसका काम तो यही होता है ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना ये RBC का कार्य होता है। तो फिलहाल यहाँ पास जो राइट ऑप्शन बैठेगा इसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए प्रत्येक यहाँ पास जो भी ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है प्रत्येक को बारी बारी से हम क्लियर करते चले जाएंगे। यदि हम ऑप्शन नंबर पहले को लेकर चलें, पहला क्या दिया इसमें? हर्पेटोलॉजी। सेकंड क्या दिया है? कार्डियोलॉजी। थर्ड क्या दिया है? हीमेटोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पास नॉन ऑफ दिस। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन की, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंदर किसका अंदर किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो होता है इसका अध्ययन एम्फीबियोलॉजी। ठीक, एम्फीबी, एक सेकेंड, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? तो एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। उभयचर ऐसे प्राणी होते हैं जो कि जल और थल में रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेढक हो गया। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मतलब उभयचर का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है हमारा हर्पेटोलॉजी। अब बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट इसमें क्या दिया है? तो भाई अगला पॉइंट इसमें कार्डियोलॉजी। ठीक, अब कार्डियोलॉजी का मतलब एक अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वहाँ पास हार्ट से संबंधित जो है। ठीक है, तो जो हार्ट से संबंधित जो भी बीमारी होती है वह कहलाता है हमारा कार्डियोलॉजी। ठीक, और जो उसका सबसे मतलब विशेषज्ञ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियो स्पेशलिस्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। अच्छा बताइए भाई हीमेटोलॉजी क्या होता है? तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आप जल्दी से बताएंगे इसमें, जल्दी जल्दी। भाई हीमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है ना, हाँ ध्यान में रखेंगे, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास मानव हृदय के किस भाग से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? अभी मैंने जस्ट आपको फिगर में बताया था। यदि हम हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट जो है 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट होता है, राइट से होता है। ऊपर वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले जो चेम्बर होता है इसको बोला जाते हैं आर्टियम। ठीक, आर्टियल से बोलते हैं। ये वाला आर्टियल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये भी वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारा जो हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका रहता है। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका रहता है। वो इस वाले पोर्स में क्या होता है? ये झुका रहता है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है मैंने बताया था आपको अभी कि ये जो है ये फफूसी सीरा जो क्या करता है उसको ऑक्सीजन रक्त को यहीं पर क्या करता है? ये छोड़ता है। क्या करता है? यहीं पर ये ला के छोड़ता है। तो जहां पास ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कंटेंट मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा होगा, वही तो हमारा क्या हो जाएगा इस भाग में, इसी भाग में क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। तो यहाँ पास क्या होता है? बिल्कुल प्योर यहाँ पास ब्लड होता है। ये भी क्या होता है? यहाँ पास प्योर ब्लड होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या बताएंगे? जल्दी से बताएंगे इसमें आप। भाई ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा कौन सा? जल्दी 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 बताइए। बायां आलिंद, है ना। ऑप्शन और फर्स्ट यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, बायां आलिंद है यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन यहाँ पास केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। सीधा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास शिवपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर में, द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था? ठीक है, द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है यहाँ पास ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 वीडियो में शायद ये वाला जो क्वेश्चन है शायद लिया हूँ इसको मैं। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति किसने प्रतिपादित किया था या इसके नामकरण का श्रेय किसको जाता करके? चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पास
सबसे पहले जो है द्विनामकरण पद्धति सॉरी जीवों का वर्गीकरण 2 टाइप्स में किया गया था। सबसे पहले की बात बता रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो जीवों का वर्गीकरण किया गया था उसमें 2 टाइप्स को डिवाइड किया। पहला जो आता है उसके अंतर्गत है पादप, दूसरा किसको, जीव जगत, उसमें सम्मिलित किया गया था पादप जगत और जीव जगत में। ठीक, ये 2 भाग में। तो उसको जो है द्विनामकरण पद्धति की बात यहाँ पर हो रही है, तो किसको जाता है वो, कार्ल लिनियस को जाता है। ठीक, कार्ल लिनियस ने सबसे पहले जो है जीवों का द्विनामकरण पद्धति प्रतिपादन किया था। लिनियस की बात हुई ना यहाँ पास, कार्ल लिनियस ने। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में हमारा आता है कोपेन। कोपेन ने क्या किया था, इन्होंने जो है त्रिनामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। पहला क्या बताऊँ, जिसमें पहला उसने दिया था, पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत और तीसरा उन्होंने दिया था कौन सा, प्रोटिस्टा को। ठीक, जिसमें प्रोटोजोआ सम्मिलित जो भी जीव आते हैं, एक उसके जीव ना, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सभी क्या एक उसके जीव के अंतर्गत। तो उन्होंने क्या किया था, उसको जो है प्रोटिका और सॉरी प्रोटिस्टा वाले संघ में इसको रखा था। ठीक है, प्रोटिस्टा वाले फाइलम इसको रखा था। ठीक, अब उसमें अगला जो दिया था उसके बाद फिर ये तो हो गया कोपलैंड। अब चौथे नंबर पर जो आया था वो आया था कौन, सॉरी चौथे नंबर पर आया था कोपलैंड ना, तीसरे नंबर पर तो हमारा क्या था, हेकल था। चौथे नंबर पे आया था कोपलैंड। कोपलैंड ने जो है इसको जो है अब 4 भागों में इसको डिवाइड किया। उसके बाद जो आया था वो आया था यहाँ पास कौन सा, आर.एच. व्हिटकर। इन्होंने जो है जीव जगत को 5 जगत में इसको वर्गीकृत किया। ठीक, सॉरी यहाँ पास जगत की बात हुई ना, फाइलम बता रहा था, यहाँ पास जगत की बात हुई, 5 जगत में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, 5 जगत में इसको डिवाइड किया था, जिनमें से पहला आता है क्या होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इस प्रकार से इसको जो है 5 जगत में इसको डिवाइड किया। किसने, आर.एच. व्हिटकर ने। ठीक, और इन्हीं का जो है क्लासिफिकेशन जो है जीव जगत क्लासिफिकेशन इन्हीं का काफ़ी जो है सक्सेसफुल रहा। ठीक, तो यहाँ पास फिलहाल हमसे 5 जगत की बात पूछी नहीं जा रही है, क्या पूछा गया है, द्विनामकरण पद्धति। तो अभी मैंने बता दी, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्ल लिनियस ने सबसे पहले जो है द्विनामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कार्ल लिनियस। अब बढ़ते इसमें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, मानव शरीर के किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यहाँ पास कि भाई मानव शरीर की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये जो नहीं पाया जाता है ये किस में नहीं पाया जाता, जल्दी बताएंगे, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और नहीं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाता है उसमें। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पास, इसको कॉपी में बिल्कुल अच्छे से स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कि आरबीसी में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और न ही न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास, रक्तचाप को मापने का साधन क्या है। ठीक है, रक्तचाप को मापने का साधन क्या है। ठीक, यदि हम ईसीजी की बात करें तो इसकी सहायता से क्या करता है, हृदय स्पंदन की दर का निर्धारण किया जाता है। ठीक, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, यदि हम एनीमोमीटर की बात करें, है ना, एनीमोमीटर की बात करें तो इसकी सहायता से क्या होता है, जो हवा होती है, ब्रिंग्स होती है, इनकी गति का मापन किया जाता है। ठीक है, इनकी गति का मापन किया जाता है यहाँ पास। यदि हम स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप में क्या किया जाता है, तो ये भी क्या है, एक हृदय स्पंदन दर से संबंधित है इसमें। ठीक है ना, हृदय स्पंदन दर से भी संबंधित है। ठीक, हार्ट में यहाँ से, ठीक, हृदय धड़कन की गति को ये बताता है। यदि हम स्फैग्मोमीटर की बात करें तो भाई यहाँ पास ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक जाएगा, रक्तचाप को मापने का काम क्या करता है, स्फैग्मोमीटर करता है। अच्छा, इस स्फैग्मोमीटर से एक बात आया, आपने देखा होगा कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो उस टाइम में डॉक्टर जो क्या करता है, हमारे लेफ्ट हैंड्स में या फिर राइट हैंड्स में कौन सी हेड में स्फैग्मोमीटर लगाता है। आपने इस बात को नोटिस किया है या नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर के हम यहाँ जाते हैं तो वो जो लगाता है, किस में लगाता है, ये राइट वाले पोर्स में इसको लगाता है वहाँ पास, है ना, कि लेफ्ट में लगाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको क्या किया, इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पास अच्छे से देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखते हैं। मैंने इसका ऑप्शन आपको बता दिया ना, ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्फैग्मोमीटर। ठीक, ये हो जाएगा स्फैग्मोमीटर। अच्छा, थोड़ा ये बताएंगे यहाँ पास, स्टेथोस्कोप को इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इसको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक, कि भाई स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट की क्या भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट की क्या भूमिका है, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी यहाँ पास।
पूछा क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट की क्या भूमिका है। ठीक है, हमको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बेसिक क्या क्या होता है, तो होता है पहला एक क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड क्या होता है जल होता है H2O जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये किसकी उपस्थिति में, तो एक होता है लाइट, सनलाइट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, यही तो होता है यहाँ पास। उसके पश्चात इन सभी के पश्चात क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O। ठीक, यदि हम इसको संतुलित करते हैं यहाँ पर 6 करेंगे, ठीक, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पास 12 H2O। ठीक, ये तो खैर इसका समीकरण हो गया। हमसे पूछा क्या इसमें कि भूमिका क्या होती है इसका। पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं यहाँ पास। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, प्रकाश का अवशोषण होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट की जो भूमिका होगी वो किसका ऑब्जर्व करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा। यहाँ पास जल का अवशोषण तो पत्ती नहीं करता ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है यहाँ पास। फिलहाल यहाँ पास जो ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का ही इसमें ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, लाइट का ऑब्जर्वेशन, जल का अवशोषण नहीं हो सकता, क्योंकि जल जो होता है, आप नोटिस करें इस बात को, जल का अवशोषण कहाँ होगा, जल नीचे में होता है। ठीक, और जब ये नीचे होता है तो उसको एक टिश्यू क्या होता है, जाइलम एक टिश्यू होता है, उसको पहुंचाने का वहां तक, मतलब पत्तियों के पौधों कहा जाए, पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम ही करता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, प्रकाश का अवशोषण। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला भाई यहाँ पास, वयस्क मानव का हृदय का वजन कितना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। यदि हम वयस्क मानव हृदय की बात करें, वयस्क मतलब एक परिपक्व मानव का ना, तो उसका जो हार्ट का वजन होता है वह होता है कितना, 280 से 300 ग्राम के बीच। ठीक, यही इसका सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन क्या दिया, इसमें 300 डाला है, इसमें 300 ग्राम की बात हुई तो ऑप्शन हमारा यही जाएगा इसमें। ठीक, 280 से 300 की ग्राम के बीच में होता है, तो ऑप्शन क्या बैठेगा यहाँ पास, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब उसके बाद बढ़ते अगला। अगला यहाँ पास, गेहूं का काला कीटू रोग किसके कारण होता है। गेहूं का काला कीटू रोग किसके कारण होता है। अच्छा बताइए यहाँ पास, गेहूं का भाई वानस्पति का नाम क्या होता है, तो गेहूं का वानस्पति का नाम होता है ट्रिटिकम स्टाइबम। ठीक, यही तो ट्रिटिकम स्टाइबम ना, ट्रिटिकम स्टाइबम ये होता है यहाँ पास। जितने भी क्या होते हैं इसमें फल्स, यदि हम कल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो वनस्पति की बात करें, तो इसमें क्या होता है, गेहूं का हो गया, टमाटर्स का हो गया, इन सभी क्या वनस्पति का नाम हमको याद में रहना चाहिए। ठीक है, फूल का हो गया, जैसे हम किसकी बात करें, गुड़हल की बात करें, तो गुड़हल का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है, हिबिस्कस रोजा सानेंसिस। इसी प्रकार मेढक का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो होता है राना टिग्रीना। यदि हम नाग की बात करें, मतलब सांप स्नेक की बात करें, तो उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, नाजा नाजा। ठीक, इस प्रकार तो सभी का यहाँ पास नाम याद में रहना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पास गेहूं का जो वानस्पतिक नाम क्या है, वहाँ पास ट्रिटिकम स्टाइबम। अब हमसे पूछा क्या है कि गेहूं का जो काला कीटू रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका जो रोग होता है कीटू रोग, वह इसका कारण होता है फंगस इन्फेक्शन। ठीक, फंगस इन्फेक्शन ये होता है, फंगस इन्फेक्शन। अब फंगस मतलब रिलेट किससे करेगी ये, तो ये रिलेट करेगा फफूंद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, फफूंदी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये फफूंदी वाला भी यहाँ पास सही कर लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। ठीक, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है यहाँ पास, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है। अच्छा, धान से याद आया, धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है हमको बताना है, ओराइजा सटाइवा, यही होता है ना, ओराइजा सटाइवा। अब खैरा रोग की यहाँ पास बात हो रही है, तो खैरा रोग जो धान में होता है उसका सबसे बेसिक कारण होता है जिंक। ठीक, ये जिंक की कमी के कारण क्या होता है, धान में खैरा रोग होता है। ठीक है, पौधे क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, मुरझा जाते हैं, वहाँ पास पत्तियाँ काफ़ी पीली व मंद पड़ जाती है, मतलब उसमें जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से संपन्न नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, मृदा में जिंक। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास घास का अध्ययन कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ पास घास का अध्ययन हो गया, सब्जी का अध्ययन हो गया, फूलों का अध्ययन हो गया, मिट्टी का अध्ययन हो गया। इनसे भी कई सारे क्वेश्चन जो है आपको विज्ञान में, साइंस में कई टाइप से क्वेश्चन जो बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, घास का अध्ययन कहलाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन जो राइट आंसर चला जाएगा किसमें चला जाएगा, एग्रेस्टोलॉजी में। ठीक, एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एंथोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, तो पुष्प का अध्ययन किया जाता है। आपको भी इस बात को कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। मैंने आपको कई बार बताया यहाँ पास, ऐसा शायद कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, उसमें जो है
ब्लड से संबंधित मैंने कोई क्वेश्चन टाइप नहीं किया हो। ठीक है, बहुत सारे मैंने उसमें क्वेश्चन दिए ब्लड से संबंधित। तो यहाँ से पूछा क्या है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जब भी रक्त का थक्का जमाने की बात होती है तो हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पास विटामिन के वहाँ पास लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पास विटामिन था इसमें नहीं, तो विटामिन के नहीं है, लेकिन यहाँ पास देखिए एंजाइम तो है यहाँ पास। ठीक है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया, ये भी क्या है, रक्त का थक्का जमाने में एक प्रकार से सहायक होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पास बिल्कुल सी हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला भाई यहाँ पास हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है टिश्यू का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पास ऊतक क्या होता है, ये पूरी बॉडी की कहा जाए एक सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ यहाँ पास नहीं नहीं, मैं गलत ही बोल रहा हूँ यहाँ पास, है ना। जो छोटी इकाई होती है वो तो भाई कोशिका होता है यहाँ पास, है ना। जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू जो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जो होता है एक क्या बनाते हैं, जल्दी से बताएंगे, पार्ट्स, मतलब पूरा एक बॉडी बनाते हैं। यहाँ पास शरीर की बात हुई ना, पूरा एक शरीर बनाते हैं यहाँ पास। तो फिलहाल जो राइट ऑप्शन यहाँ पास जाएगा किसके साथ में चला जाएगा, हिस्टोलॉजी में के अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोशिकालॉजी के अंतर्गत साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। फूलों का ये फ्लोरिकल्चर होता है, सब्जियों का ओलेरिकल्चर होता है। इन सभी यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, सबको आपको कॉपी में नोट करते चले जाना है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। उत्सर्जन की क्रिया में होता है। अब देखिए यहाँ पास उत्सर्जन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं भाई, जो भी जीवित प्राणी है, क्योंकि जीवित प्राणी में उत्सर्जन होगा ना, नॉन लिविंग में नहीं जाएगा ये। ठीक है, जीवित प्राणी में क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उत्कर्षण होता है। ठीक, तो उत्सर्जन क्या होता है, जीवित प्राणियों में मेटाबॉलिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो भी अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ का मतलब वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होगी, तभी वो क्या है, हम उसका शरीर से त्याज कर पाएंगे। ठीक, हानिकारक को ही त्याज कर पाएंगे ना, जो हानिकारक नहीं हो तो हमारे बॉडी में रहेगा ही। तो यहाँ पास पूछा गया है एक्सप्रेशन का मतलब, उत्सर्जन का मतलब जो भी हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही प्रोसेस क्या कराता है, उत्सर्जन कराता है। तो इसमें पूछा क्या है, उत्सर्जन क्रिया में क्या होता है, पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं यहाँ पास कि भैया अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है, यूरिया का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही, क्योंकि भाई अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, ये भी हमारे शरीर से निकाला जाता है। यूरिया की बात करें तो ये भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यूरिक अम्ल की बात करें तो ये भी क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर होता है। अब हमसे ये नहीं पूछा गया है कि ये ह्यूमन में होता है कि बर्ड्स में होता है कि उभयचर लिविंग बीइंग में होता है करके, ये हमसे पूछा नहीं। सिर्फ यहाँ पास पूछा गया है उत्सर्जन, मतलब जीवों में उत्सर्जन संबंधी यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो राइट आंसर किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पास 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे अच्छे से। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है इसमें मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है ये। ठीक, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में यदि दांत के प्रकार की बात पूछी जाए तो हमको यहाँ पास लगाना है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है हमारा केनाइन, दूसरा होता है इंसाइजर, तीसरा होता है क्या, जल्दी बताएंगे, अरे प्रीमोलर, उसके बाद होता है मोलर। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है, केनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर। ठीक, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माताएं, भाई बहन सभी, लाइक तो ज़रूर करिएगा, और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपने प्यार भरे कमेंट्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं जो भी यहाँ पास आप सभी को टीच कर रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ, जो भी वीडियो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पास, वह सभी आप सभी को अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे फील होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।